एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक भाऊ, इस बंदे का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना ये हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। जीजस टल्ली की बात पर शारिक ने पूछा, ये कैसे खतरनाक साबित हो सकता है? जीजस टल्ली ने कहा, ये पुलिस का बंदा है शारिक भाऊ, कुछ अर्सा पहले ही ट्रांसफर होकर यहाँ आया है। ये दुरुस्त है कि इस वक्त ये ड्यूटी पर नहीं है, लेकिन जब ये घर नहीं पहुंचेगा तो इसकी तलाश शुरू हो जाएगी। रात 12-1 बजे तक हो सकता है इसके घर वाले अपने तौर पर इसे तलाश करते रहें, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से इसकी तलाश शुरू हो जाएगी। और तुम जानते हो कि पुलिस शहर के तमाम मुश्तबा लोगों से पूछगिछ करेगी। शारिक बोला, क्या तुम भी मुश्तबा लोगों की फहरिस्त में हो? वो बोला, मैं अगरचे सारे धंधे छोड़ चुका हूँ, लेकिन पुलिस की लिस्ट में मेरा नाम अब भी मौजूद है। हो सकता है वो इसके बारे में मालूमात हासिल करते हुए मेरे दरवाजे पर भी पहुंच जाएं। और इस सूरत में शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला, मैं समझ रहा हूँ, इसका मतलब है कि हमें आधी रात से पहले पहले इसे लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम्हारे ख्याल में और कौन सी जगह महफूज हो सकती है? जीजा शिटल्ली बोला, एक जगह है मेरी नजरों में। अकरम स्याल मेरा बहुत गहरा दोस्त है, हमें उसके डेरे पर जगह मिल सकती है। शारिक ने पूछा, अकरम स्याल कौन है? जीजा बोला, जमींदार है, उसका बाप मेरे बाप का दोस्त था। उनकी जमीनों पर पैदा होने वाला सारा अनाज हमारे जरिए मंडी में आता था। बाप की मौत के बाद अकरम स्याल ने जमींदारी संभाल ली। मेरे साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मेरे वालिद के कत्ल के बाद जब गुलाम रसूल से मेरी दुश्मनी चली थी तो अकरम स्याल ने मेरी बड़ी मदद की थी। मुझे उम्मीद है कि वो इस मामले में भी मेरी मदद करेगा। हमें उसके डेरे पर जगह मिल जाएगी। शारिक ने पूछा, उसका डेरा कहाँ है? जीजस टल्ली ने कहा, तकरीबन शहर से 2 मील दूर है। उसकी अपनी रिहाइश तो गाँव में है, डेरा गाँव से आधे मील के फासले पर है। वहाँ उसका सिर्फ एक ही आदमी रहता है। शारिक ने पूछा, तो क्या तुम्हारे ख्याल में हमें अभी रवाना हो जाना चाहिए? जीजे ने सर हिलाया, बोला, हाँ, अक्लमंदी का तकाजा यही है। शारिक बोला, तो ठीक है, तैयारी करो। आधे घंटे बाद वो लोग उस मकान से निकल रहे थे। जीजस टल्ली का मकान हैदरी मोहल्ले में था। गलियों से होते हुए वो एक कुशादा सड़क पर निकल आए और सड़क पार करके एक और गली में घुस गए। हफीज मलिक को एक चादर ओढ़ा दी थी और शारिक उसके साथ साथ चल रहा था। उसने पिस्तौल की नाल मलिक हफीज के पहलू से लगा रखी थी और उसे बहुत वाज़े अल्फाज में ये धमकी दी थी कि अगर उसने भागने या किसी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसे बेदरीग गोली मार दी जाएगी। वो लोग शहर से निकलकर रेलवे लाइन के पास आ गए। सबसे आगे जीजस टल्ली था, उसके पीछे मलिक हफीज और शारिक, उनके पीछे समीना और शापरी, आखिर में नौलखा था। रेलवे लाइन के दाईं तरफ एक कब्रिस्तान था और बिल्कुल करीब एक मजार जिस पर झंडे लगे हुए थे और बत्तियां जल रही थीं। शापरी ने समीना से पूछा, ये शायद किसी बुजुर्ग का मजार है? वो बोली, ये उस हस्ती का मजार है जिसने इस खित्ते में इश्क और मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान रकम की थी। आज वो हस्ती अगरचे मनो मिट्टी के नीचे दफन है, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है। शापरी ने पूछा, मैं समझी नहीं, वो हस्ती कौन है? समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका नाम हीर है। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसे हीर रांझे की दास्तान सुनाने लगी। आखिर में वो कह रही थी, लोग बड़ी तादाद में इस मजार पर मन्नतें मानने के लिए आते हैं। शापरी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, सच कह रही हो, ऐसे ही लोगों की वजह से आज मोहब्बत जिंदा है। अगर ये लोग अपनी मोहब्बत में साबित कदम न रहते तो हमें ऐसी दास्तानें सुनने को न मिलती। समीना बोली, हाँ, मोहब्बत जिंदाबाद। वो लोग आबादी से दूर खेतों में पहुंच चुके थे। वो एक तंग सी पगडंडी थी जिस पर वो चल रहे थे। पगडंडी पर चलते हुए एक जगह समीना का पैर फिसल गया। उसने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सकी। शाहपरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन समीना पूरी तरह बेतवाजुन हो चुकी थी। वो शाहपरी को भी साथ लेती हुई पगडंडी से खेत में जा गिरी। खेत में पानी था। दोनों शराब की आवाज से खेत में गिरी और दोनों के मुंह से हल्की सी चीखें निकल गईं। शारिक वगैरह फौरन उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। नौलखा और जीजा टल्ली आगे बढ़कर उन्हें उठाने लगे। शारिक भी उस तरफ मुतवज्जे हो गया। एक लम्हे को वो भूल गया था कि उसने मलिक हफीज को पिस्तौल से कवर कर रखा है। मलिक हफीज किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था। उसने एक लम्हा भी जाया किए बगैर शारिक के पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर मार दी और खेतों में एक तरफ भाग निकला। मलिक हफीज की ये हरकत शारिक के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर खेत में जा गिरा।
शारिक खुद भी लड़खड़ा रहा था और जब वो संभला तो मलिक हफीज तकरीबन 20 गज दूर निकल चुका था। शारिक चीखा, रुक जाओ मलिक वरना गोली मार दूंगा। लेकिन मलिक हफीज न रुका। शारिक जबानी तौर पर तो उसे गोली मार सकता था लेकिन उसके पास पिस्तौल नहीं था। तारीकी में खेत में पिस्तौल तलाश करना मुमकिन नहीं था। दूसरे ही लम्हे उसने मलिक हफीज के पीछे दौड़ लगा दी। मलिक हफीज पगडंडी पर दौड़ता हुआ एक दूसरे खेत की तरफ मुड़ गया। शारिक भी पूरी कुव्वत से उसके पीछे दौड़ रहा था। वो इस बात से भी डर रहा था कि अगर पगडंडी पर उसका पैर फिसल गया तो समीना और शापरी की तरह वो भी पानी में जा गिरेगा और फिर मलिक हफीज का हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। तारीकी और खेतों में वो इस तरह गायब होगा कि उसे तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। मलिक हफीज के हाथ से निकल जाने का मतलब ये होगा कि पुलिस एक बार फिर उनके पीछे लग जाएगी और फिर वही पुराना चक्कर शुरू हो जाएगा, जबकि वो उससे बचना चाहता था। वो तेजी से दौड़ता हुआ दूसरे खेत की मुंडेर पर पहुंच गया। उसके और मलिक हफीज के दरमियान चंद फुट का फासला रह गया था। ये फासला जैसे ही मजीद कम हुआ, शारिक ने छलांग लगा दी और हवा में उड़ता हुआ उसके ऊपर जा गिरा। वो दोनों मुंडेर से लुढ़कते हुए खेत में जा गिरे। इत्तेफाक से उस खेत में पानी नहीं था। शारिक मलिक हफीज के ऊपर था और उसकी गर्दन को बाजुओं की लपेट में लेने की कोशिश कर रहा था। मलिक हफीज ने अपना बाजू मोड़कर उसके सर के बाल पकड़ लिए और जोर से झटके देने लगा। उसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से लोट लगा दी। शारिक दाईं तरफ लुढ़क गया। मलिक हफीज ने संभलने में देर न लगाई। उसने शारिक के चेहरे पर घूंसों की बारिश कर दी। एक घूंसा शारिक की नाक पर लगा। चोट खासी जोरदार थी। उसका दिमाग झंझना उठा। नाक से खून बह निकला। शारिक को भी संभलने में चंद सेकंड से ज्यादा न लगे। उसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मलिक हफीज की कलाई पकड़ी और पूरी कुव्वत से उसे मरोड़ने लगा। उसके साथ ही उसने संभलते हुए सर से उसके चेहरे पर ठोकर मारी। मलिक हफीज बिलबिला उठा। उसकी नाक से खून बह निकला था। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। उसने संभलने की कोशिश की मगर शारिक उससे पहले ही उठ गया था। शारिक ने गुर्राते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि भागने या कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, लेकिन तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। तुम्हारा ख्याल था कि तुम भाग निकलने में कामयाब हो जाओगे, लेकिन शायद तुम भूल गए थे कि मेरा नाम शारिक है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुमने खुद ही मेरे गुस्से को ललकारा है। शारिक ने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। मलिक हफीज कुछ देर तक पिटता रहा, फिर वो संभल गया। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। कभी शारिक नीचे आ जाता और कभी मलिक हफीज। खेत के पौधे उनके नीचे दब रहे थे। बिलाखिर मलिक हफीज को मौका मिल गया और अब वो शारिक पर ठोकरों की बारिश कर रहा था। लेकिन मलिक हफीज ज्यादा देर तक अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल सकता था, क्योंकि नौलक्खे ने उसे पीछे से दबोच लिया था। मलिक हफीज अब नौलक्खे के शिकंजे में था। नौलक्खे के दोनों बाजू उसके गले में लिपटे हुए थे और मलिक हफीज को यूं लग रहा था जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाएगी। उसके हलक से फंसी फंसी सी आवाजें निकल रही थी। नौलक्खे ने जोरदार झटका देकर उसे छोड़ दिया। मलिक हफीज मुंह के बल पौधों में गिरा। कुछ देर तक वो बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा, फिर गहरे गहरे सांस लेने लगा। शारिक ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर उठाया। समीना शापरी और जीजा टल्ली भी इस दौरान वहां पहुंच गए। शारिक ने मलिक हफीज को धक्का देते हुए कहा, अब तुम शराफत से आगे आगे चलते रहो। ये मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग है। अब तुमने अगर कोई ऐसी हरकत की तो जिंदा नहीं रहोगे। मलिक हफीज की नाक और होंठों से खून बह रहा था। उसने आस्तीन से खून साफ किया और पगडंडी पर चलने लगा। शारिक की नाक और होंठों से भी खून बह रहा था। वो भी मलिक हफीज के पीछे पीछे चलते हुए आस्तीन से खून पहुंच रहा था। उसने चलते चलते पूछा, गांव कितनी दूर है जीजे? जीजे ने एक तरफ इशारा किया, बोला, वो बाईं तरफ बस्ती नजर आ रही है। वो अकरम सियाल के ट्यूबवेल की है। उसके बाईं तरफ तकरीबन निस्फ मील के फासले पर गांव है। खेतों में दूर तकरीबन निस्फ मील के फासले पर मध्यम रोशनियां नजर आ रही थी। उसके बाईं तरफ भी बहुत दूर एक मध्यम सी रोशनी झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही थी। शारिक ने कहा, किस तरफ जाना है, गांव की तरफ या ट्यूबवेल की तरफ? जीजे ने कहा, पहले ट्यूबवेल की तरफ चलते हैं, तुम लोगों को वहां छोड़कर मैं गांव चला जाऊंगा। शारिक बोला, ठीक है चलो। वो लोग पगडंडी पर तेज तेज चलने लगे। शापरी और समीना की अजीब सी हालत थी। पानी भरे खेत में गिरने से उनके कपड़े कीचड़ में लथपथ हो रहे थे। हाथों और चेहरों पर भी कीचड़ लग गई थी। उनके पैर भी कीचड़ में भरे हुए थे। उन्हें चलने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। खेतों की पगडंडियों पर घूमते हुए वो तकरीबन 40 मिनट में ट्यूबवेल पर पहुंचे थे। ट्यूबवेल चल रहा था। एक पुख्ता कोठरी में ट्यूबवेल की मोटरें वगैरह लगी हुई थी। उसके सामने एक पुख्ता हौज बना हुआ था जिसमें पानी गिर रहा था। उस हौज से आगे तकरीबन 2 फुट चौड़ा पुख्ता नाला था। पानी उस नाले से बहता हुआ खेतों की तरफ जा रहा था। ट्यूबवेल वाली कोठरी के दूसरी तरफ एक और कमरा था। उस तरफ भी एक बल्ब जल रहा था। कमरे के सामने एक चारपाई बिछी हुई थी जिसके सामने एक हुक्का भी रखा हुआ था, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था। नौलक्खा बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है।
हैरत है यहाँ का रखवाला ट्यूबवेल खुला छोड़कर कहाँ चला गया। जीजे ने कहा, मेरा ख्याल है वो पानी लगाने के लिए खेतों की तरफ गया होगा। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही बाईं तरफ से एक आवाज सुनाई दी। हाँ जी, कौन हो तुम लोग? अपनी जगह से हरकत मत करना। आवाजें सुनकर वो सब उछल पड़े। एक आदमी दरख्त की आड़ में खड़ा था। उसने उन पर डबल बैरल राइफल तान रखी थी। जीजे स्टल्ली ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अपने ही आदमी हैं दीन मोहम्मद, बंदूक तानने की जरूरत नहीं है। चंद सेकंड के बाद ही वो आदमी दरख्त की आड़ से निकलकर सामने आ गया। जीजे स्टल्ली को पहचान कर उसने बंदूक नीचे कर ली। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है जीजे, रात को इस वक्त? ये कौन लोग हैं? दीन मोहम्मद 30-32 साल का कड़ियल जवान था। चेहरे पर भारी मूछें उसे बड़ी भली लग रही थी। जीजा बोला, अपने बेली हैं, मैं इन्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। सियाल साहब से एक बहुत जरूरी काम है। दीन मोहम्मद ने कहा, इस वक्त तो सियाल साहब सोए होंगे, मामला क्या है? उसने एक बार मलिक हफीज और शारिक की तरफ देखा। उन दोनों की कमीज भी खून आलूद थी। बोला, कोई कत्ल वतल का मामला तो नहीं है? जीजा बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा इस वक्त अकरम सियाल से मिलना बहुत जरूरी है। वो दीन मोहम्मद को एक तरफ ले गया और मध्यम लहजे में उससे बातें करने लगा। दीन मोहम्मद बोला, पुलिस का चक्कर तो नहीं है? जीजे ने कहा, नहीं, कोई चक्कर नहीं है। दीन मोहम्मद ने कहा, तो फिर ऐसा करो कि तुम इन्हें लेकर डेरे पर चले जाओ। वहां फतेह मोहम्मद होगा, वो तो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। रात डेरे पर आराम करो, सुबह गांव जाकर सियाल साहब से मिल लेना। जीजा बोला, अगर फतेह मोहम्मद ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो? दीन मोहम्मद बोला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ डेरे पे। और वो भी उनके साथ चल पड़ा। वो एक बार फिर खेतों में पगडंडियों पर चलने लगे। डेरा वहां से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर था। वो कच्चे मकान थे। एक मकान के साथ बहुत बड़ा अहाता भी था, जबकि दूसरा मकान सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था। अहाते वाले मकान के सामने पहुंचकर वो रुक गए। दीन मोहम्मद चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर फतेह मोहम्मद को आवाजें देने लगा। तकरीबन 2 मिनट के बाद एक कमरे का दरवाजा खुला और दीन मोहम्मद ही की तरह का एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर आया। उसके हाथ में लाठी थी, लेकिन चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वो सोते में से उठकर आया है। फतेह मोहम्मद ने पूछा, क्या बात है दीन मोहम्मद, कौन लोग हैं ये? उसका लहजा भी ख्वाबावर था। दीन मोहम्मद ने कहा, ये जीजा शटल्ली है और इसके साथ सियाल साहब के मेहमान हैं, इन्हें अंदर ले जाओ, ये लोग रात को यहीं रहेंगे। फतेह मोहम्मद बोला, सियाल साहब के मेहमान रात को यहाँ रहेंगे? समझा नहीं। दीन मोहम्मद बोला, मैं सुबह तुम्हें सब समझा दूंगा, अभी तू कमरे खोल दे। फतेह मोहम्मद चंद लम्हे उलझी हुई निगाहों से उनकी तरफ देखता रहा, फिर उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोल दिया और उन्हें इशारा करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वो लोग भी उसके पीछे ही कमरे में आ गए और दूसरे दरवाजे से गुजरते हुए दूसरी तरफ निकल गए। उस तरफ बहुत वसी और अरीज सहन था। सहन के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा शेड था जिसमें भैंसें वगैरह बंधी हुई थी। उस शेड के साथ एक कमरा था जिसमें गालिबन मवेशियों का चारा वगैरह रखा जाता था। जिस कमरे से वो बाहर निकले थे उसके साथ 2 कमरे और थे। उनके सामने एक मुख्तसर सा बरामदा भी था। दीन मोहम्मद ने आगे बढ़कर बरामदे की बत्ती जला दी और दोनों कमरों के दरवाजे खोल दिए। ये मकान बाहर से बज़ाहिर कच्चा ही लगता था, लेकिन अंदर से बहुत शानदार था। दोनों कमरों में पलंग बिछे हुए थे और आरामदेह कुर्सियां भी रखी हुई थी। एक कमरे में सोफा सेट भी था। वो लोग कमरों से होकर दोबारा बरामदे में आ गए और इधर उधर देखने लगे। बरामदे के सामने एक मुख्तसर सा लॉन भी बना हुआ था। घास के कते के इर्द गिर्द फूलों की क्यारियां बनी हुई थी और लॉन के ऐन वस्त में एक छोटा सा हौज बना हुआ था जिसमें फव्वारा लगा हुआ था। शारिक ने पूछा, ये फव्वारा चलता है क्या? फतेह मोहम्मद ने कहा, जी हाँ, शहर से करीब होने की वजह से यहाँ बहुत सी सहूलतें हैं। डेरे पर और गांव में बिजली भी है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई जी, आप सियाल साहब के मेहमान हैं, गांव वाले मकान में क्यों नहीं ठहरे? शारिक की बजाय जीजा शटल्ली बोला, सुबह तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। फतेह मोहम्मद ने कहा, ठीक है जनाब, आप लोग आराम करें, मैं अपने बाहर वाले कमरे में जा रहा हूँ। फतेह मोहम्मद बाहर चला गया। उसने ये भी नहीं पूछा कि अकरम सियाल के वो मेहमान जख्मी क्यों हैं। उसे शायद ऐसी बातों से कोई गरज नहीं थी। शाहपरी और समीना एक कमरे में आ गई। उनके कपड़े कीचड़ से लथपथ हो रहे थे और पानी में तर थे। शारिक वगैरह दूसरे कमरे में चले गए। मलिक हफीज को भी वो उसी कमरे में अपने साथ ले गए थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद समीना ने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कपड़े उतार दिए और बिस्तर की चादर उतार कर जिस्म पर लपेट ली। बिस्तर पर एक चादर भी थी। शाहपरी ने भी चादर लपेट ली और दोनों खामोशी से कमरे से बाहर आ गईं। समीना ने बरामदे का बल्ब बुझा दिया। लॉन में फव्वारे के करीब पहुंचकर वो रुक गईं। उन दोनों ने हौज के पानी से कपड़े धोकर घास पर फैला दिए और इधर उधर देखती हुई चादरें उतार कर हौज में उतर गईं। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो हौज में से निकली और चादरें लपेट कर कमरे में आ गईं। समीना ने दरवाजा अंदर से बंद किया और दोनों पलंग पर लेट गईं। उसके कुछ ही देर के बाद दोनों नींद की आगोश में थीं।
अकरम सियाल को सुबह सवेरे ही इत्तला हो गई थी। वो सूरज तुलू होने से पहले पहले डेरे पर पहुंच गया। शारिक और उसके तमाम साथी गहरी नींद सो रहे थे। अकरम सियाल फतेह मोहम्मद के साथ डेरे के सहन में दाखिल हुआ तो फव्वारे के करीब घास पर जनाना कपड़े देखकर चौंके बगैर न रह सका। उसने पूछा, ये कपड़े किसके हैं फतेह मोहम्मद? फतेह मोहम्मद ने राजदाराना लहजे में कहा, जीजा टल्ली के साथ मेहमानों में 2 औरतें भी थी सियाल जी। रात को जब ये लोग आए थे तो लड़कियों के कपड़े कीचड़ में लथपथ थे। मेरा ख्याल है इस तरफ आते हुए खेत में गिर गई होंगी, लेकिन रात को किस तरह इन्होंने ये कपड़े धोकर डाले तो। अकरम सियाल बोला, आगे बोल, रुक क्यों गया है? फतेह मोहम्मद ने कहा, तो फिर उन्होंने पहना क्या होगा? उनके पास सामान तो कोई था नहीं। अकरम सियाल बोला, अच्छा जीजे टल्ली को बुलाओ, वो इन्हीं कमरों में से किसी में होगा। फतेह मोहम्मद बरामदे में पहले कमरे के दरवाजे के सामने रुक गया। उसने दस्तक दी। तीसरी मर्तबा दस्तक देने के बाद अंदर से समीना की खुमार आलूद आवाज आई, कौन है, क्या बात है? फतेह मोहम्मद ने कहा, दरवाजा खोलो, जीजा सियाल साहब आए हैं। उसने निस्वानी आवाज पहचान ली थी, लेकिन उसका ख्याल था कि वो सब शायद एक ही कमरे में होंगे। समीना बोली, जीजा साथ वाले कमरे में है। फतेह मोहम्मद दूसरे कमरे के सामने आ गया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलने में ज्यादा देर न लगी। जीजा टल्ली आंखें मलता हुआ बाहर आ गया और फिर अकरम सियाल को देखकर उसकी तरफ लपका। अकरम सियाल बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला। जीजा टल्ली के पीछे शारिक और नौलखा भी कमरे से निकल आए। शारिक की नाक और होंठ सूजे हुए थे। जीजा टल्ली ने उनका तारुफ करवाया तो सियाल ने उनसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जीजा टल्ली मलिक अकरम सियाल को फव्वारे के करीब ले गया और वहां खड़े होकर मध्यम लहजे में बातें करने लगा। वो तकरीबन आधे घंटे तक वहां खड़े रहे, फिर बरामदे में वापस आ गए। सियाल उससे एक बार फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए बोला, शारिक भाऊ, तुम किसी किस्म की फिक्र मत करो, ये मेरा डेरा है। पुलिस भी मेरी इजाजत के बगैर मेरी जमीनों की हुदूद में नहीं आ सकती। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, आजादी से घूमो फिरो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम जीजे टल्ली के दोस्त हो, इस नाते मेरे भी दोस्त हो। जीजे टल्ली के मुझ पर बहुत से एहसानात हैं, तुम लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया सियाल साहब, हमें ज्यादा दिन तो यहाँ नहीं रहना, लेकिन आपकी बातों से हमें तसल्ली हुई है। मगर हमारे साथ एक मसला भी है। सियाल ने सवालिया निगाहों से देखा। बोला, वो क्या? शारिक ने कहा, पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर हमारी कैद में है। कल शाम को जब हम यहाँ पहुंचे थे तो इत्तेफाक से उससे हमारा सामना हो गया था। उसने पिस्तौल की जद में हमें हिरासत में लेने की कोशिश की थी, लेकिन खुद हमारी हिरासत में आ गया। हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उसे छोड़ना हमारे लिए खतरे का बायस हो सकता है। सियाल ने पूछा, कौन है वो, कहाँ है? शारिक ने कमरे की तरफ इशारा किया। बोला, मलिक हफीज नाम है उसका और इस वक्त वो कमरे में बंधा पड़ा है। सियाल चौंक गया। बोला, मलिक हफीज? वो तो बड़ा घाघ आदमी है, पहले वो फैसलाबाद में था। उसे यहाँ आए हुए चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं हुए, लेकिन उसने यहाँ खलबली सी मचा दी है। उसने मेरे एक बंदे को भी शहर में पकड़कर बंद कर दिया था। मलिक हफीज से मेरा एक मर्तबा सामना हुआ था। मैंने अपने बंदे को तो उसी रोज छुड़वा लिया था, लेकिन मलिक हफीज ने मुझे धमकी दी थी कि मेरा बंदा ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रह सकेगा। और इत्तेफाक से आज मलिक हफीज मेरी ही जमीन पर कैदी की हैसियत से मौजूद है। शारिक बोला, सियाल साहब, ये वाकई इत्तेफाक है कि वो इस वक्त आपकी जमीन पर मौजूद है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अकरम सियाल ने कहा, मेरी बात का गलत मतलब न निकालो शारिक बाबू, जब तक वो यहाँ है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम मुतमईन रहो, उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। शारिक बोला, शुक्रिया सियाल साहब। सियाल बोला, वो है कहाँ? मैं जरा उसकी शक्ल तो देखूं। शारिक बोला, वो उस कमरे में है। वो लोग उस कमरे में आ गए। मलिक हफीज सोफे पर बंधा पड़ा हुआ था। वो भी उनकी आवाजें सुनकर जाग गया। अकरम सियाल को देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया। सियाल उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों भाई मलिक, इसे कहते हैं ना मकाफाते अमल। तुमने मेरे बंदे को बंद कर दिया था और अब खुद यहाँ बंद हो। खैर परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और यहाँ मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। मलिक हफीज ने कहा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो। ये बात जहन में रखो कि तुम लोग बच नहीं सकोगे। आज नहीं तो कल कानून की गिरफ्त में जरूर आ जाओगे। सियाल बोला, तुम्हें छोड़ना या न छोड़ना मेरे इख्तियार में नहीं है। तुम मेरे नहीं, इनके मेहमान हो। तुम्हारे बारे में जो भी फैसला होगा वो ये लोग करेंगे। अलबत्ता मैं इन लोगों से इतनी सिफारिश जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें इस तरह बांध कर न रखा जाए। इस अहाते के बाहर एक और कमरा भी है। तुम्हारे हाथ पैर खोलकर तुम्हें उस कमरे में बंद रखा जा सकता है। कमरे के अंदर तुम आजादी से उठ बैठ सकोगे। वहां बिस्तर भी मौजूद है, आराम से सोते रहना। मलिक हफीज ने कोई जवाब न दिया। सियाल शारिक वगैरह के साथ कमरे से बाहर आ गया और फतेह मोहम्मद की तरफ देखकर बोला, फतेह मोहम्मद,
चाय तो बना और फिर पिंड जाकर घर से नाश्ता बनवा कर लिया। और देख, पिंड में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि डेरे में कौन मेहमान आए हैं। फतेह मोहम्मद बोला ठीक है जी, और वो दरवाजे की तरफ चला गया। अकरम सियाल बोला आओ जी, बैठक में चलकर बैठते हैं, वहीं बातें होंगी। और वो उनको लेकर एक तीसरे कमरे में आ गया।